वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम ओम्स लॉ से पढ़ना चालू करते हैं। एक ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। इसका मतलब ये होता है कि ये कंडक्टर है, अपन एक कंडक्टर अज्यूम कर ले रहे हैं। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस पे अप्लाइड वोल्टेज V के। यहाँ पर एक बार और अपन इसको रिपीट करते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट्स मीन्स जो ये करंट I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वोल्टेज V के। प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन मतलब ना हम उसकी लंबाई, ना उसका रेडियस, ना उसमें टेम्परेचर, ना प्रेशर, मतलब फिजिकल कंडीशन अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, देन एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि जब फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट तभी करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज V के। अब हम यहाँ पर इस कांस्टेंट को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन 1/R बोलेंगे। ये जो 1/R होता है ये होता है कंडक्टेंस, और ये जो R होता है ये होता है रेजिस्टेंस। अगर कोई पूछे एग्जाम में कि ओम्स लॉ का कांस्टेंट क्या है, तो एग्जैक्ट आंसर होगा ओम्स लॉ में कंडक्टेंस कांस्टेंट। देन यहाँ से अपना आ गया V = I × R। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट अपन को मिला 1/R दैट इज कंडक्टेंस और R दैट इज रेजिस्टेंस, इस R का यूनिट होता है ओम। ये ओम जो आया ये इन्हीं ओम्स लॉ के नेम पे बेस पर यहाँ पर इसका कंडक्टेंस ओम यूनिट दे दिया गया। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। V = I × R। सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी ओम्स लॉ के ऊपर डिपेंडेंट्स है। क्लियर है? डिपेंडेंट है। क्लियर है? नाउ यहाँ पे जो R है ये होता है ρL/A। यहाँ पर L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये रो है वो रजिस्टिविटी है। ये जो रजिस्टिविटी है ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये डिपेंड करती है उस मटेरियल पे। क्लियर है? ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है। ये जो रजिस्टिविटी या ऑलवेज उस पार्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। यहाँ पर अगर हम इस रो का यूनिट निकालेंगे तो रो = RA/L, जहाँ पे R का यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर करेंगे तो आएगा ओम मीटर। इस रो का यूनिट होता है ओम मीटर। क्लियर है सबको? सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ओम्स लॉ के लिए इतना काफ़ी है। अगर हम इसका डीप स्टडी करेंगे अपने SSC JEE के क्लास में, उसका मेरा एक सेपरेट अलग वीडियो है जिसमें मैंने इस रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी और डिफरेंट मटेरियल की रजिस्टिविटी पे अकॉर्डिंग टू SSC JEE कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और इसके आगे हम डीप स्टडी उसमें किए हैं। क्लियर है? सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले हम इसको एनालिसिस करते हैं इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट को एनालिसिस करने के लिए हम 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में बना देते हैं इस तरह।
यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3 और अप्लाइड वोल्टेज V। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं R1 R2 तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल होता है R1 प्लस R2। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो R1 R2, यहाँ R2 और यहाँ R1, दैट इज R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के एडिशन के बराबर, और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के सम के बराबर। क्लियर है? यहाँ पर पार्टिकुलर इस सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V। तो करंट I इज इक्वल टू होगा V डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे R मतलब ये टोटल R, दैट इज V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो I करंट है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जनरेट होगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसा, यहाँ पे आ गई I करंट। ये I करंट इस R1 से होके गुजरेगी, यहाँ पे आएगी। ये I करंट इस R2 से होके गुजरेगी, यहाँ आएगी, और फिर इस I करंट R3 से होते हुए पूरी ये I करंट बैटरी के माइनस पे आके टर्मिनेट हो जाएगी। हमेशा याद रखना है, जितनी करंट बैटरी के प्लस टर्मिनल से जनरेट होती है सारी की सारी करंट बैटरी के माइनस टर्मिनल पे आके टर्मिनेट होती है, तभी किरचॉफ करंट लॉ सभी फुलफिल्ड होगा। क्लियर है? यहाँ पर जब I करंट इस R1 से होकर गुजरेगी तो यहाँ एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा V1, जिसकी वैल्यू हो गई I इंटू R1। जब ये I करंट इस R2 से होकर गुजरेगा तो यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा V2 I इंटू R2। और जब ये I करंट इस R3 से होकर गुजरेगा तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा V3 I इंटू R3, और ये I करंट पूरा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब हम इन तीनों करंट को ऐड करके देखते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना आता है। तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। इस I को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फाइनल आया V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना आया? V। इससे ये क्लियर होता है कि इन सीरीज सर्किट में जो करंट होती है I वो कांस्टेंट होती है, और जो वोल्टेज V होता है, यहाँ पे अपन ने V वोल्ट अप्लाई किया, ये V वोल्ट यहाँ V1 V2 V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसको हम ऐड किए V1 प्लस V2 प्लस V3 किए तो कितना आया? V के बराबर आया। दैट इज वोल्टेज क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी है कि हमको याद रखना है कि सीरीज सर्किट में करंट ऑलवेज कांस्टेंट होगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ हम अब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एनालिसिस इन पैरेलल सर्किट में करेंगे। तो पैरेलल सर्किट में एनालिसिस करने के लिए हम वही तीनों रेजिस्टेंस को अब पैरेलल में बना लेंगे। तो इन पैरेलल सर्किट ये तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 को पैरेलल में बना लेते हैं, और अप्लाइड वोल्टेज प्लस माइनस V वोल्ट। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है।
तो हम इसको एक इक्वल पोटेंशियल पॉइंट ऐसा ले सकते हैं। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट के बीच में भी कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, ये भी सब इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है, इनको हम ऐसा ले लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड होगा, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस R3, और यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज प्लस माइनस V वोल्ट। क्लियर सबको? अब हमको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या होगा? V होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V। इससे क्लियर हो रहा है कि इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R1, तो यहाँ एक करंट जाएगी I1 V डिवाइडेड बाय R1। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R2, तो एक करंट जाएगा I2 V बाय R2। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R3, तो एक करंट जाएगा I3 V डिवाइडेड बाय R। ये जो करंट I1 I2 I3 यहाँ जा रहा है वो कहीं ना कहीं से सप्लाई हो रहा होगा I, और यही I करंट यहाँ पे आके I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मतलब इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और करंट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमको याद रखना है कि सीरीज सर्किट उसको बोलते हैं जिसमें करंट कांस्टेंट हो और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो, और पैरेलल सर्किट हम उसको बोलेंगे जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट हो और करंट क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर है सबको? तो ये था हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाउ हम देखेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझने के लिए हम एक सिंपल सा सर्किट ले लेंगे। सेकंड, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझने के लिए हम एक सिंपल सा सर्किट, सीरीज सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। करंट डिस्ट्रीब्यूट केवल पैरेलल सर्किट में होगा। देयरफॉर हम एक सिंपल सर्किट ये वाला एनालिसिस किए हैं। यहाँ का रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, यहाँ का अप्लाइड वोल्टेज V। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो R2 पैरेलल में R3 के, और जो इक्विवेलेंट आया वो सीरीज में किसके? R1। तो R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 प्लस R1, ये इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। देन वोल्टेज V है तो I इज इक्वल टू V बाय R। ये I करंट जो है अब इस वोल्टेज के प्लस टर्मिनल से जनरेट हो जाएगी और यहाँ से चलना चालू करेगी। यहाँ से ये I करंट जनरेट हुई, यहाँ पर ऐसा जाएगी, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। ये I करंट अब यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ आ गई I। अब इस I को दो पाथ मिला, मान लो यहाँ पर IX करंट गई और यहाँ पर IY करंट गई। तो करंट इस IX और IY टू ब्रांच में कैसे पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है IX इज इक्वल टू, इसका फार्मूला थोड़ा ध्यान से देखेंगे, IX इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट I, जिस ब्रांच में हम करंट निकाल रहे हैं उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है R2 प्लस R3। और ये जो IY का फार्मूला होगा, इस IY करंट का फार्मूला होगा टोटल इनकमिंग करंट यहाँ पे कितनी आई I इंटू इस ब्रांच में हम करंट निकाल रहे हैं तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है R2 प्लस R3। तो ये IX का फार्मूला आ गया, ये IY का फार्मूला आ गया और ये I का। क्लियर है? ये IX यहाँ से आएगा, ये IY यहाँ से आएगा, ये दोनों मिलके फिर I बनेंगे और ये I यहाँ से जितनी करंट बैटरी के प्लस टर्मिनल से जनरेट हुई थी
सब के सब माइनस में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है सबको? तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आ गया, यहाँ पे ये Ix और ये Iy। अभी हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेके इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मैं इस R1 की वैल्यू को 1 ओम ले रहा हूँ, इस R2 की वैल्यू को 2 ओम ले रहा हूँ और इस R3 की वैल्यू को 4 ओम ले रहा हूँ। देन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सब लोग देखेंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस R होगा वो पहले ये दोनों पैरेलल में, तो 2 पैरेलल में 4 के, फिर सीरीज में किसके 1 के, तो 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 + 1 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 6 + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 7/3 ओम। क्लियर है? ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। देन I = V/R, दैट इज V कितना है, V हम ले लेते हैं 10 वोल्ट, तो ये 10 डिवाइडेड बाय R दैट इज 7/3, दैट इज हो जाएगा 30/7 एम्पियर। अब हमको Ix की वैल्यू निकालना है, Ix इस ब्रांच में जाने वाली करंट, तो Ix क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट I दैट इज 30/7, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है I की वैल्यू 30/7, R3 इसके अपोजिट बैंड का रेजिस्टेंस दैट इज 4 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6, ये 5 एंड 20/7 एम्पियर। सिमिलरली जो Iy निकालेंगे, तो यहाँ पर टोटल इनकमिंग करंट I की वैल्यू कितनी है 30/7 इंटू इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 2 + 4, इसका मतलब ये 6 यहाँ पे हो जाएगा 10/7 एम्पियर। क्लियर सबको? तो यहाँ पर जो I की वैल्यू आई, इस I की वैल्यू कितनी आई, I की वैल्यू आई 30/7, ये Ix की जो वैल्यू आई ये आई 20/7 और जो Iy की वैल्यू आई ये आई 10/7 एम्पियर। थोड़ा ध्यान से अब हमको देखना है, यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ के रेजिस्टेंस से आधा है, तो यहाँ पर 10/7, तो यहाँ पे दुगनी करंट चली गई 20/7, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, इसके रिस्पेक्ट में दुगना है, तो करंट आधी हो गई। इससे हमको ये क्लियर होता है कि करंट ऑलवेज फॉलोज द लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट ऑलवेज कौन सा पाथ फॉलो करती है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। और अगर कहीं शॉर्ट सर्किट है तो सारी करंट कहाँ से होके जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से होके जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है 0 होता है। इसको समझने के लिए अपन एक सिंपल सा डायग्राम एनालिसिस करते हैं। इस टाइप का एक सर्किट है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट और यहाँ का रेजिस्टेंस R। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 0, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों का इक्वलेंट निकालेंगे तो 0 × R डिवाइडेड बाई 0 + R दैट इज 0/R दैट इज 0। मतलब इस सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 0, मतलब इस पैरेलल रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं हो गई, कोई वैल्यू नहीं हुई। यहाँ से जो I करंट आएगा वो यहाँ जाएगा और सारी की सारी करंट इस शॉर्ट सर्किट से होके थ्रू हो जाएगी। क्लियर सबको? नेक्स्ट हम टॉपिक चालू करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। इस टाइप के जो सर्किट रहता है इसको हम स्टार सर्किट बोलते हैं या स्टार नेटवर्क बोलते हैं। स्टार कनेक्शन या स्टार नेटवर्क, इसी को अपन टी कनेक्शन भी बोल देते हैं। इस टाइप का जो नेटवर्क रहता है इसको अपन डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं या डेल्टा नेटवर्क बोल देते हैं।
डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा नेटवर्क, इसको पाई नेटवर्क भी बोल देते हैं या पाई कनेक्शन। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपन हर चीज़ को लेकर क्लॉकवाइज चलते हैं। इलेक्ट्रिकल में जनरली हर चीज़ को क्या लेके क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। सो इसका नेमिंग करते समय हम इसको 1 नाम देंगे, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये 2 होगा और क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये 3। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये केवल 1 से कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसका नेमिंग अपन R1 कर दिए। ये 2 से कनेक्टेड है तो ये R2 हो गया और ये 3 से कनेक्टेड है तो R3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर इसको 1 नाम दे दिया तो क्लॉकवाइज ये 2 होगा और ये क्लॉकवाइज ये 3 होगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 1 और 2 दोनों से कनेक्टेड है तो इसका नाम अपन R12 भी बोल सकते हैं और R21 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये 2 और 3 दोनों से कनेक्टेड है तो R23 भी बोल सकते हैं और R32 भी बोल सकते हैं। ये 3 और 1 दोनों से कनेक्टेड है तो R13 या R31। क्लियर है? ये स्टार या टी कनेक्शन, ये डेल्टा या पाई कनेक्शन, स्टार नेटवर्क, डेल्टा नेटवर्क। अब हम स्टार टू डेल्टा कनेक्शन कन्वर्सेशन देखते हैं। ये एक स्टार नेटवर्क हो गया, 1 2 3, इसका नाम R1, ये R2 और ये R3। यहाँ पर जो डेल्टा बनेगा इसका इक्विवेलेंट वो ऐसा बनेगा, 1 और 2 से कनेक्टेड है तो R12 दैट इज R21 और ये 2 और 3 के बीच में है तो R23 दैट इज R32 और ये 3 और 1 के बीच में है दैट इज R13 या R31। क्लियर? ये अंदर जो रेड से बना हुआ है वो स्टार कनेक्शन है और ये स्टार का इक्विवेलेंट ये बाहर ब्लैक डेल्टा से बना हुआ है और ये डेल्टा का इक्विवेलेंट ये अंदर स्टार बना हुआ है। तो हमको अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में हमको R1 R2 R3 की वैल्यू पता होगी, हमको R12 R23 R31 की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना रहेगा। तो R12 की जो वैल्यू होगी इसका फार्मूला बनेगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 1 और 2 आ रहा है, ये 1 और 2 R1 और R2 से कनेक्टेड है। इसके अपोजिट साइड में क्या आ रहा है, R3, तो 3 का यहाँ डिवाइड कर दीजिए। 1 2 है, 3 नहीं दिख रहा तो यहाँ डिवाइड। R23 फाइंड करने के लिए ऊपर सेम रहेगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। R23 फाइंड करने के लिए R2 और R3 तो इससे कनेक्टेड है, इसके अपोजिट साइड में क्या पड़ रहा है, R1 पड़ रहा है। यहाँ 2 और 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है तो उसका डिवाइड करना है। R31 फाइंड करने के लिए R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इनका साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लिए। R1 और R3 तो इससे कनेक्टेड है, क्या चीज़ कनेक्टेड नहीं है, R2 कनेक्टेड नहीं है। यहाँ 3 और 1 आया, 2 नहीं आया तो उसका अपन यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। नाउ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में हमको R12 R23 और R31 की वैल्यू पता होगी, हमको R1 R2 R3 की वैल्यू निकालना रहेगा। तो इस R1 का फार्मूला होगा R1 के लिए ये दोनों ब्रांच इससे कनेक्टेड ब्रांच है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज R12 इंटू R13, जिसमें 1 आ रहा है दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सबका सम R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली R2 फाइंड करने के लिए 2 से कनेक्टेड दोनों ब्रांच का मल्टीप्लाई जिसमें 2 2 आ रहा है दैट इज R23 इंटू R21 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। R3 फाइंड करने के लिए 3 से कनेक्टेड
दोनों ब्रांच का मल्टीप्लाई जिसमें 3 आ रहा है, दैट इज R31 इंटू R32 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फार्मूला और ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फार्मूला। क्लियर है? जब सीरीज और पैरेलल में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो हमको चेक करना पड़ता है कि वो स्टार डेल्टा तो नहीं बन रहा है, और अगर स्टार डेल्टा बन रहा है तो स्टार को डेल्टा में या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके हम उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम एक स्टार डेल्टा से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। हमको पता है कि इस टाइप के नेटवर्क को हम सीरीज नेटवर्क बोलते हैं, R1 R2, जिसमें करंट कांस्टेंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका जो इक्विवेलेंट होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। और इस टाइप के नेटवर्क को हम पैरेलल नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये सीरीज नेटवर्क है जिसमें करंट कांस्टेंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये पैरेलल नेटवर्क है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट और करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर अगर यहाँ से कोई तार निकल गया, यहाँ से कोई टैपिंग निकल गई, तो ये दोनों सीरीज में नहीं रह गए, और सीरीज में नहीं है इसका मतलब ये पैरेलल में है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, वो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अब पैरेलल के लिए जरूरी है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में इस तरह शॉर्ट रहे, तभी वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तभी वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पर ये 3 ओम और ये 4 ओम आपस में सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ से 6 ओम की टैपिंग निकली हुई है। यहाँ पे 9 ओम और 2 ओम सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ से 6 ओम की टैपिंग निकली हुई है। ये 3 ओम और ये 9 ओम पैरेलल में नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 ओम है। अगर ये शॉर्ट होता तो ये दोनों पैरेलल में होते। इस तरह यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कोई किसी के साथ सीरीज पैरेलल नहीं बना रहा है। अब हमको चेक करना है कि इसमें कितने स्टार और डेल्टा बन रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे 1 ओम, 3 ओम और 9 ओम आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर एक स्टार बन रहा है। यहाँ पर 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर एक स्टार बन रहा है। यहाँ पर 9 ओम, 3 ओम और 2 ओम आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक स्टार बन रहा है। मतलब इस सर्किट में 3 स्टार है, 3 टोक स्टार है। सिमिलरली डेल्टा चेक करेंगे तो ये 3, 6 और 9 मिलकर यहाँ पर एक डेल्टा बन रहा है। यहाँ पे 4, 2 और 6 मिलकर यहाँ एक डेल्टा बन रहा है, मतलब इसमें 2 डेल्टा है। तो टोटल इस नेटवर्क में 3 स्टार और 2 डेल्टा हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो हम इन 3 स्टार में कोई भी एक स्टार को डेल्टा में और ये 2 डेल्टा में कोई भी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये 3, 6 और 9 एक डेल्टा बन रहा है। मैं इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इसको 1 पॉइंट ले लिया। इलेक्ट्रिकल में हर चीज़ को क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, तो यहाँ से 1 से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 से यहाँ पे 3 और फिर 3 से वापस 1। ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है वो 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू R12 या R21 हो गई, दैट इज 3 ओम। यहाँ पर ये 2 और 3 से कनेक्टेड है, तो R23 या R32 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 ओम। ये 3 और 1 या 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, तो R31 या R13 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 ओम। ये जो डेल्टा है इसका जो इक्विवेलेंट स्टार बनेगा वो यहाँ पे R1, यहाँ R2 और यहाँ R3 आएगा। क्लियर है? इस R1 की जो वैल्यू होगी, फार्मूला R1 R2 R12 इंटू R13 डिवाइडेड बाय R12 R23 प्लस R31। R2 का फार्मूला R21 इंटू R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। R3 का फार्मूला R31 इंटू R32 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये फार्मूला हमने देखा था। R1
R12 की वैल्यू 3, R13 की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय R23 प्लस R31। सिमिलरली R2 के लिए R21 इंटू R23 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 प्लस 9। सिमिलरली यहाँ पर R3 के लिए R31 इंटू R32 डिवाइडेड बाय सबका सम, दैट इज 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 प्लस 9। यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय 18, यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 18 और यहाँ 54 डिवाइडेड बाय 18। तो ये हो जाएगा 1.5 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम। क्लियर सबको? अब यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया कि इस R1 की जो वैल्यू है ये आ गई 1.5 ओम, इस R2 की जो वैल्यू आ गई वो 1 ओम और इस R3 की वैल्यू आ गई 3 ओम। नाउ थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो डेल्टा था इसी डेल्टा का इक्विवेलेंट हमने क्या रख दिया, स्टार। अब इस डेल्टा को हटा देते हैं, जो काम यहाँ पर ये डेल्टा कर रहा था वही काम अब यहाँ पर ये स्टार करेगा, क्योंकि हमने इस डेल्टा का इक्विवेलेंट स्टार पुट कर दिया। क्लियर है सबको? अब इसको हटाने के बाद हमको सीरीज और पैरेलल क्लियर कट व्यू आने लग गया। यहाँ पे 1 और 4 किस में है, सीरीज में, तो ये हो गया 5 ओम। यहाँ पे 3 और 2 किस में है, सीरीज में, दैट इज 5 ओम। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है जुड़ा हुआ, मतलब ये दोनों आपस में किस में आ गए, पैरेलल में। जो इसका रिजल्टेंट आया वो 1.5 के साथ सीरीज में, और जो इतने का रिजल्टेंट आया वो 1 के साथ किस में, सीरीज में। तो R इज इक्वल टू 2.5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, दैट इज 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 ओम। वोल्टेज कितना है, 100। तो इस I की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइडेड बाय R, V 100 और जो R इक्विवेलेंट आया वो 5, दैट इज यहाँ 20 एम्पियर। ये 20 एम्पियर करंट यहाँ से जनरेट होगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर?